हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है हमारी इंडिया की। तो इंडिया को मिल गए हैं 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ मेटल रिजर्व के। कहा जा रहा है 360 बिलियन डॉलर का प्राइस हो सकता है इसका। और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में भी मिले हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है गुजरात और राजस्थान के अंदर भी हार्ड रॉक्स मिले हैं। अब समझो ये कितनी बड़ी चीज है। अभी हम देख रहे थे कि चाइना से रेयर अर्थ मेटल इंडिया के अंदर नहीं आ रहे हैं और जितने भी ईवी वाली राइड हो रही थी वो खराब हो सकती थी। मतलब ईवी के टू व्हीलर्स हो गए, गाड़ियां हो गई, सबकी मोटर के अंदर जो चीजें डल रही थी वो कहीं ना कहीं चाइना से आ रही थी। चाइना वाले रेयर अर्थ मेटल नहीं बेच रहे थे, अपने को दिक्कत आ रही थी। ऑल दो कंपनीज ने अपने आप को पिवट करना भी शुरू कर दिया था, उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स भी दिखने शुरू कर दिए थे। बट ये जो चीज निकल के आई ये बहुत बड़ी चीज है। शायद गवर्नमेंट के पास में पहले से ये न्यूज थी, तभी वो शायद खबर तबड़ नहीं कर रहे थे कि भाई रेयर अर्थ मेटल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो एक अच्छी चीज है। बट कहानी ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा। मेरे को याद है लिथियम वाले भी डिपॉजिट मिले थे हमको जम्मू कश्मीर साइड पे, बट अभी तक क्या स्टेटस है उसको हमको नहीं पता ना। वैसे ही मिल तो गए हैं रेयर अर्थ मेटल, पर उसकी माइनिंग वाइनिंग भी शुरू करनी चाहिए ना। अब कहानी यही है, बड़े प्लेयर्स को ही मिलने वाली है और लोग क्या है कि सारा देश उसकी तरफ चला जाता है। अब इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व बन गया है, पर कहानी है सिर्फ 20% भी नहीं निकाल पा रहे हो। बाकी अगर हम सेबी की बात करके चले तो आईपीओ के रूल्स में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। अगर बड़ी कंपनी है ना तो बड़ी कंपनी को अपना डिल्यूशन कम करना पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, 10% मिनिमम एक कंपनी को डिल्यूट करना पड़ता है आईपीओ के टाइम पे। कहा जा रहा है उसको 5%, 2.5% तक भी लिया जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अब समझो अभी जियो का आईपीओ आने वाला है, रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आ सकता है, और भी कहा जा रहा है बहुत सारी ओला का आने वाला है, लेंसकार्ट का आने वाला है। तो लेंसकार्ट का तो ऑल दो पता लग गया है कि कितने रुपए का आईपीओ आ रहा है, बट जितने भी स्टार्टअप्स या बड़े बिजनेस के आईपीओ आने हैं वो अब पूरा डिल्यूशन ना करे। इस टाइम पे मार्केट कंडीशन सही नहीं है। प्लस जैसे जियो की बात करके चले, रिलायंस रिटेल की बात करके चले, भाई लाखों करोड़ों टाइप्स इनका आईपीओ की वैल्यूएशन होने वाली है। अब अगर उसका 10% निकाल दो, 10,000 करोड़ का आईपीओ बहुत बड़ा होता है। बट अगर 2.5% कैप आ जाती है, 5% कही जा रही है वैसे जो 1 लाख करोड़ वाली कंपनियां उनके लिए, तो अगर 5% कैप आती है तो 5,000 करोड़ रुपए रेस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बेटर है नॉर्मल कंपैरिजन में। मार्केट इस टाइम पे नीचे है और आप आराम से कम पैसा रेस करके धीरे धीरे कैपिटलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस को। बहुत अच्छी चीज हो सकती है। इसके अलावा कुछ और रूल्स कहे जा रहे हैं कि भाई जो 5% की होल्डिंग है उसको आपको 25% तक लेके जाना है। जो रूल है अभी भी सेबी कहता है कि भाई अगर आईपीओ निकालना है तो पब्लिक होल्डिंग 25% की होनी चाहिए, अभी भी एक आ जा रहा है। बट 5 साल तक की बात चल रही है। 5 साल तक आपको 25% तक लेके जाना है, 2 साल तक आपको 10% पे लेके जाना है, जो कि एक अच्छी चीज है। आप धीरे धीरे आप आईपीओ रेस कर सकते हो, उसके बाद एफपीओ कर सकते हो, धीरे धीरे पैसा लेके आ सकते हो, उसको अपने ग्रेजुअली बिजनेस में डाल सकते हो। 5 साल के बाद मार्केट कंडीशन बेटर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी भाई वीडियो में आगे चलने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, शेयर होल्डर्स ने 2150 करोड़ का आईपीओ अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर फ्रेश इशू भी होने वाला है, ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस किया जाएगा। लेट्स सी कहा जाता है, क्योंकि लेंसकार्ट रेवेन्यू टर्म्स में, मार्केट शेयर टर्म्स में बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कहूंगा प्रोडक्ट के अंदर भी अच्छा जा रहा है, जिसमें उसमें सही रेट पे निकाल रहा है। मार्केट का ट्रस्ट भी ठीक सा दिखाई दे रहा है। और अभी ये जो रेबन ग्लासेस है उस वाली ये नीश के अंदर भी घुसने वाला है। अभी सस्ते वाले इन्होंने ग्लासेस निकाले जो कि खाली ऑडियो में चलते हैं। कहा जा रहा है अभी इंडियन किसी कंपनी साथ में कोलैबोरेट करके ये ग्लासेस निकाल सकते हैं। अभी रिसेंटली ही क्वालकॉम का इवेंट हुआ था, वहां पर इसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी। तो लक तो डायरेक्शन सही रही है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 43% इंक्रीज दिखाई दिया था ऑपरेटिंग रेवेन्यू के अंदर, 5,428 करोड़ पे जाते हुए दिखाई दिए। बट इनके जो नेट लॉसेस थे वो 10 करोड़ पे थे, घटते हुए दिखाई दिए पर बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा 2,000 से ज्यादा इनके पास में स्टोर है जो ऑफलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस दिखा रहा है कितना एक्सपेंडेड है। 10 करोड़ लॉस उतना बड़ा लॉस नहीं है, बट क्या 10 करोड़ लॉस वाली कंपनी जो 5,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है उसका 8500 मतलब $1 बिलियन की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर नहीं है। बाकी टाटा कम्युनिकेशन की बात करके चले तो उनको एजिया डू का नोटिस आया है 7,800 करोड़ का। अब ये बवाल होने वाला है भाई। टाटा कम्युनिकेशन के पास नोटिस आया और उन्होंने बोला 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर के ऊपर
वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर तो हम आते ही नहीं है, वो तो यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस के अंदर है। उनका कहना है बहुत सारे हमारे पास में डिमांड नोटिस आए हैं अलग अलग रेट के ऊपर, और ये जस्टिफाइड नहीं है। लेट्स सी क्या होता है इनका। बाकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो उन्होंने 66,601 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। 2020 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी, टाटा ग्रुप की है ठीक है, बट 2020 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी। रेवेन्यू देखो कहां तक पहुंच गया, और कहीं ना कहीं पायोनियर है। लॉसेस कर रहे हैं ये भी, मैं ये नहीं कहूंगा लॉसेस नहीं कर रहे, 70 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस किया है। और आप स्केल समझो, 65,000 एम्प्लॉइज है, 70% वुमेन स्टाफ है, और इतने कम सालों के अंदर इस लेवल के रेवेन्यू के ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट निकाली उसमें बहुत खतरनाक तरीके से कैपिटलाइज किया इन्होंने। बाकी कोटक बैंक की बात करके चले तो उनके शेयर 6% घटते हुए दिखाई दिए Q1 के रिजल्ट के बाद में। आप एक बार चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करके चले, वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, मतलब मार्जिन बढ़ने के बावजूद भी नेट इंटरेस्ट इनकम घटती हुई दिखाई दी है। अगर इनके ग्रॉस एनपीएस की बात करके चले तो वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, बट नेट एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे एनालिस्ट, मोतीलाल ओसवाल जैसे, उन्होंने डाउन रेट किया है, तो इस चक्कर में इनकी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। बाकी कृत्रिम एआई की बात करके चले, 100 और एम्प्लॉइज को निकाल दिए। रिसेंटली भी कुछ एम्प्लॉइज निकाले गए थे, जैसे उन्होंने अपना नया एआई अनाउंस किया था ना मल्टीलिंगुअल वाला, उसके बाद में एम्प्लॉइज निकाले थे। अब 100 और निकाल दिए, 600 बंदों की टीम है उनकी, उसमें से निकाले जा रहे हैं। $75 मिलियन रेस करे थे जनवरी 2024 के अंदर, और सीधा ही यूनिकॉर्न बन गए थे। कहा था कि भाई हम एआई के अंदर छा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कितने लोग अभी इनका एआई यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सही बताओ तो कोई यूज कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना किस लेवल का है, क्या जो ओपन सोर्स वाले हैं उनसे बेटर है या फिर नहीं है, क्या लोकली इससे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। बाकी नावी की बात करके चले तो उन्होंने डेट के थ्रू 170 करोड़ रुपया रेस किया है। 2018 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी भाई। आज इनका रेवेन्यू 2290 करोड़ के ऊपर है, जो कि 37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। प्रॉफिट भी 17 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत ही हेल्दी लेवल पे ऑपरेट कर रही है। सुनने में आया था बीच में आईपीओ आने वाला, पता नहीं कहाँ गया इनके आईपीओ की खबर। जून के महीने के अंदर नावी की यूपीआई ऐप 4th नंबर पे है, अगर टॉप यूपीआई ऐप्स की बात करके चले तो। पता नहीं भाई, मैंने तो इनकी यूपीआई ऐप यूज नहीं करी। मैं पर्सनली बाकी भी नहीं यूज करता, मैं बैंक वाली ही यूपीआई ऐप यूज करता हूँ ज्यादातर। बाकी इंडिया का एग्रीटेक स्टार्टअप जो सीन है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की बात करके चले तो 58% ड्रॉप दिखाई दिया है फंडिंग के अंदर। बहुत सारी कंपनियां तो इस कैटेगरी में बंद होती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, वहां पैनल डिस्कशन के अंदर था, और वहां पर मैं किसी वीसी से बात कर रहा था इसी चीज के बारे में जो एग्रीटेक के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा ये क्या सीन चल रहा है, और उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई मुझे। उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में ना बूम आया, सबको लगा था एग्रीटेक छा जाएगा, गवर्नमेंट बहुत कुछ सपोर्ट भी कर रही थी, बहुत कुछ लग रहा था छा जाएगा। इस चक्कर में बहुत पैसा पंप हुआ, बट जितना एक्सप्लोर सोचा था उतना बिजनेस कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिसके चक्कर में इन्वेस्टर्स थोड़े स्लो डाउन हो गए। उसके अलावा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बेटर क्रिएट होती हुई दिखाई दी। इस चक्कर में इस सेक्टर को लोग भूलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा आ रही है, इस चक्कर में थोड़ा हाल और बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे ना, 2021-22 बहुत अच्छा था, 22 में पीक अचीव किया गया, बट 23 के अंदर एकदम ड्रॉप आया है। 24 के अंदर थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है, बट फर्स्ट हाफ के अंदर भी वही हाल दिखाई दे रहा है। अगर हम नंबर ऑफ डील्स की बात करके चले तो बेंगलुरु सबसे आगे है, उसके बाद में दिल्ली दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है एग्रीटेक एग्रीकल्चर है, और जितनी भी Tier 1 सिटीज है वहीं से ही पैसा रेस किया जा रहा है। अब मुझे लगता कि एग्रीटेक को बनाना है तो एग्री वाला बैकग्राउंड होना जरूरी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि Tier 1 सिटी में कोई एग्री बैकग्राउंड वाले अच्छे फाउंडर्स नहीं होंगे, बट कोई ऐसे लोग भी तो होने चाहिए ना जो एकदम गांव किसान वाला बंदा है और उसको समझ में आ रही है कोई प्रॉब्लम, उसको एक स्मार्ट बंदा मिल रहा है जिसको फंडिंग गेम, फाइनेंशियल स्केलिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ में आ रहा है, दोनों जुड़ के बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। ऑल्दो पैसा तो मिल नहीं रहा, तो अभी ये सेक्टर थोड़ा डाउन टाउन में ही रहने वाला है। बाकी सैमसंग के एक्सपोर्ट्स Q1 के अंदर 20% घटते हुए दिखाई दिए हैं। अभी तक तो खबरें सुन रहे थे भाई सबके सब बढ़ रहे हैं, एप्पल ऑल टाइम हाई जा रहा है, पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल रही है, बट पीएलआई स्कीम खत्म हो रही है। इस चक्कर में अब धीरे धीरे हमको एक्सपोर्ट शायद रुकते हुए दिखाई दे। शायद एप्पल नहीं करेगा, बट बाकी कंपनीज को जो पीएलआई स्कीम से फायदे मिल रहे थे अब वो फायदे कम हो गए, तो शायद एक्सपोर्ट कम होता हुआ दिखाई दे। बाकी टेस्ला और सैमसंग ने $16.5 बिलियन की चिप डील साइन कर ली है, जहां पर सैमसंग
टेस्ला के लिए चिप्स बनाएगा, इनकी जो AI6 चिप है उसको बनाया जाएगा। एलॉन मस्क ने कहा है खुद देखेंगे भाई, ये खबर ना पहले ही आ गई थी बट कंफर्म्ड नहीं थी, इस चक्कर में ये खबर बाहर फैल नहीं रही थी। ये पता था कि सैमसंग को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्लैरिटी नहीं थी किसकी है, तो आ गया क्लैरिटी, बट टेस्ला से मिला है, तो अच्छी चीज़ है। सैमसंग का जो ये चिप वाला बिजनेस है वो एकदम डाउनफॉल में जा रहा था, और अब लग रहा है कि भाई अगर टेस्ला से काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा। टेस्ला वालों ने क्लियर किया है भाई, एलॉन मस्क ने कहा भाई तुम्हारे फैक्ट्री को हम बचाएंगे, हम चलाएंगे, तुम बस तुम रिसोर्सेज लेके आओ। और यहाँ पे 2 नैनोमीटर वाला जो चिप वाला सिस्टम है उसकी बात नहीं करी जा रही है, ओवरऑल बात करी जा रही है। बाकी यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने 15% की ट्रेड डील साइन कर ली है। पहले 30% का टैरिफ लग रहा था कि भाई कलेश होगा, ये होगा वो होगा, अब हो गया है साइन। कहीं ना कहीं अगर इस डील को समझा जाए तो इसमें यूएस ऊपर दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं, नस खिंचा हुआ काम कर रहे हैं, इससे यूएस को फायदा दिखाई दे रहा है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो टैरिफ कलेक्शन आ रही है उसकी वजह से ये पहली बार पॉजिटिव में आ रहा है उनका डेट, मतलब वो पैसा आ रहा है उनके पास, उससे डेट जो बढ़ रहा था उनको उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। और प्रेशराइज भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर देखा जाए टैरिफ डील के चक्कर में ये यूरोपियन यूनियन वाले झुक गए ना, तभी तो बात हुई है पूरी की पूरी। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करके चले तो चाइना और यूएस का जो ट्रेड टॉक चल रही है वो 90 दिन के फिर से पॉज पे आ गई। अभी खत्म होने वाला था टाइम, अब फिर से 90 दिन का और पॉज आ गया है। तो चाइना यूएस चलता रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई झुकना नहीं चाह रहा। चाइना वैसे नहीं झुकना चाहता, यूएस की ट्रेड पॉलिसी का लॉजिक ये है सामने वाले को झुकाना है। अगर यूरोपियन यूनियन देखा जाए तो उस वाली डील के अंदर लॉस में यूरोपियन यूनियन ही है, तो बहुत सारे लोग खुश नहीं है इस बात से। सिमिलरली बांग्लादेश की बात करके चले तो वो भी इस ट्रेड डील के चक्कर में भाई बोइंग मंगा रहा है। रिपोर्ट्स कह रही है 25 बोइंग एयरप्लेन्स को मंगाया है यूएसए के प्रेशर में आके बांग्लादेश ने। 1 अगस्त की डेडलाइन है, उसके चक्कर में किया जा रहा है। क्या इंडिया की ट्रेड डील का क्या होगा भाई, अभी तक तो अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आने वाला है, खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या इंडिया का भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इंडिया में भी टैरिफ लगेगा, क्या लगेगा पता नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज के बारे में। एक बंदे का कमेंट आया था भाई 2-3 साल के बाद में ट्रेड डील साइन हो गई, पता नहीं भाई कुछ भी चल रहा है। बहुत टाइम से खबरें आ रही है कि अभी होगा अभी होगा, नहीं हो रहा है। बाकी बांग्लादेश वालों ने परचेज ऑर्डर तो दे दिया, कैबिनेट से अभी अप्रूवल नहीं आया है, वो आना बाकी है। अगर अब इंडियन मार्केट्स की बात करके चले तो भाई लाल ही दिखाई दी है, पिछली 3 बारी से कॉन्स्टेंटली लाल दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर, हमने कल टीसीएस की बात करी थी, फायरिंग कर रहे हैं। ऑल दो टीसीएस वालों का कहना है कि भाई हमने फायरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि एआई हो रहा है, एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है। उन्होंने कहा भाई हमने फायरिंग इसलिए करी है क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट है वो ढंग का नहीं है, उनको आता नहीं है, उनको वो चीजें नहीं पता जो कि करना चाहिए मार्केट के हिसाब से, इसलिए हम लोगों को निकाल रहे हैं। 2% वर्कफोर्स निकाली उन्होंने। अब यही ट्रेंड माना जा रहा है पूरे टेक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा, इस चक्कर में आईटी वाईटी नीचे दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी बात करी थी कि इंडिया की एडवांटेज है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल लेवरेज, तो वो दोनों चीजें जाती हुई दिखाई दे रही है एक की वजह से। मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, मजाक लगता है अब तो। अभी मैं हंस रहा था, मैंने ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट बनाया है आज, ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर, मोटा मोटी मान के चलो 1.5 घंटे के अंदर, और मैं कह रहा हूँ 95% प्रोडक्ट डन हो चुका है 1.5 घंटे के अंदर, जिसके अंदर मेरे क्रेडिट लगे हैं 5,000 रुपये महीने का प्लान है, मान के चलो मेरे क्रेडिट 20% लगे हैं, मतलब 1,000 रुपये में वो पूरा पूरा काम हो गया। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की रिसर्च करना, यूआई बनाना, कंटेंट करना, सब कुछ करना, और सारा काम यही से 1,000 रुपये इसमें हो गया। तो एमवीपी लॉन्च करना कितना आसान हो रहा है, तो मजाक तो हो ही रहा है ना। अब कोई माने या ना माने, कहीं ना कहीं एआई दुनिया खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप देख लो मार्केट का हाल कैसा रहा है, कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।